जामिया नगर में स्टे माफियाओं के खिलाफ अब अवामी बेदारी पैदा हो गई है और इसमें आज एक बढ़ोतरी और आई है, जिसमें इरफानुल्लाह खान ने प्रेस मीटिंग करके उन्होंने बताया कि मैं जामिया नगर इलाके की फलाह के लिए मैं एलजी साहब से मिलकर आया और जो डिमोलिशन चलती है जामिया नगर में उसे रोकने के लिए हमने एलजी साहब से मुलाकात की और क्या बातें हुई आइए जानने की कोशिश करते हैं हम। इरफानुल्लाह खान साहब ने क्या कहा और जो मेम्बरान वहाँ गए थे और जो उनकी कमेटी के मेम्बरान हैं उन लोगों से जो प्रेस मीटिंग की उसमें क्या बातें हुई आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो हम समझते हैं जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी कि ये किसी का जाती मामला नहीं है, जात से ऊपर उठकर इसको एक अवामी इशू बनाना चाहिए और बनना चाहिए और आप हजरात से इसकी मदद चाहिए हमें कि आप इसको अवामी इशू बने और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ बने। ऐसा ना लगे कि हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि हम आपस में यहाँ फितना होता रहे, यहाँ शरंगेजी पैदा होती रहे, हमारे ही बीच के लोग निकल आए और वो हमने आपस में एक दूसरे से लड़े। तो जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोशिश ये रहती है कि इसे एक तो सियासत से ऊपर उठकर हम अपने सियासी यहाँ लोग हर पार्टी में हैं, हर जगह हैं, हर तंजीम से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन जब इलाके की बात आए और मिल्लत की बात आए और कम्युनिटी की का वसीतर मफाद आए तो हम उन सब से बालातर होकर इलाके की बात सोचें और जो लोग मुतासिर होते हैं वो ये ना सोचें कि ये हमारा ही सिर्फ नुकसान हुआ है, बल्कि इस इलाके में रहने वाला जामिया नगर में हर फर्द ये समझे कि मेरा नुकसान हो रहा है। तो इस अवामी तहरीक बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसे और इसीलिए हम चाहते हैं कि आपकी मदद चाहते हैं कि हमने बुनियाद रखी है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक मेमोरेंडम देकर। अब इस पर मुसलसल कोशिश होगी, दिल्ली सरकार से भी बात करेंगे, जरूरत पड़ी तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि यहाँ जमीन हमवार होनी चाहिए जामिया नगर में। रियल एस्टेट का बिजनेस सबसे अच्छा बिजनेस है, उस बिजनेस में अगर गलत लोग आ जाते हैं तो कितनी बड़ी बदनामी हो रही है उस रियल एस्टेट की, जबकि रियल एस्टेट पूरी इकोनॉमी को, दुनिया की इकोनॉमी को चलाती है, देश की इकोनॉमी को चलाती है। तो आप भी हम भी यही कोशिश करें कि हमारी जो इकोनॉमी है जामिया नगर के अंदर अंदर वो इकोनॉमी भी साफ सुथरी हो, उसमें साफ सुथरा लोग आ जाएं। तो ये कोशिश हो रही है। देखिए एक्सटॉर्शन जो लोग करते हैं वो कर रहे हैं, हर बिल्डिंग में करते हैं, लोगों ने उसको जाहिर कर दिया और आप हजरात ने और मीडिया के जरिए उनको बेनकाब किया एक तरह से। न जाने कितने लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। जब हम ये कहते हैं कि ये क्रीम है इस इलाके की, जामिया नगर हिंदुस्तान की मुसलमानों की क्रीम यहाँ रहती है, तो हर तरह की क्रीम है उसमें और उनके खिलाफ काफी इंक्वायरी शुरू हो गई है, कोर्ट ने भी इंक्वायरी की है। कोर्ट ने भी कहा है एक साहब से, जब वो गए तो उनके वकील ने कहा कि साहब इनसे मालूम कीजिए कहाँ रहते हैं, देखो मैं भी वहीं रहता हूँ, उनको पहले इनका तोड़िए। तो इस तरह की चीजें शुरू हो गई हैं। ये मामला और ज्यादा तशवीशनाक जब हुआ जब ये मालूम हुआ कि 34 बीघे का डिमार्केशन डीडीए और एमसीडी कर रही है और यूपी गवर्नमेंट जिसका इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो भी कर रहा है और उन्होंने डिमार्केशन कर भी दिया है खलीलुल्लाह मस्जिद से लेकर और सेविंग क्लब तक और खलीलुल्लाह मस्जिद से कब्रिस्तान तक वो बड़े पैमाने पर एक 34 बीघे का डिमार्केशन किया उन्होंने, जिसमें 3.5 बीघे तकरीबन डीडीए का है और बाकी 31 बीघे इरिगेशन यूपी इरिगेशन की जमीन है, जिसके नोटिस भी चस्पा हुए कि 8 तारीख को, जो पिछली 8 तारीख थी अगस्त के, इसमें खाली करने के नोटिस वगैरह आए उस जगह पर। तो लिहाजा हमारी कोशिश थी कि इसको किसी तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचाएं और खुशी की बात यह है कि उनके ताल्लुक से हम लोगों का एक डेलीगेशन 22 तारीख को लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली से मिला जाकर और जाकर उनको अपना एक मेमोरेंडम दिया जो हम आपको अभी दे देंगे और उस मेमोरेंडम में हमने सारी तफसील बयान की कि इस इलाके में क्या हो रहा है, किस तरह से डिमार्केशन होते हैं, किस तरह से तलवार लटकी रहती है। तो इसको खत्म होना चाहिए। दूसरा ये कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला पब्लिक लिटिगेशन का है, पीआईएल के शक्ल में जो लोग जाते हैं कोर्ट में वो पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है बल्कि पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन ज्यादा है। उसमें जो लोग हैं करीब रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, वही कोर्ट में चले जाते हैं, पीआईएल के नाम पे चले जाते हैं, पब्लिक लिटिगेशन के नाम पे चले जाते हैं और उससे बड़ी तादाद में लोगों को बेघर किया जा रहा है। मुरादी रोड पर 22 फैमिलीज थी एक बिल्डिंग के अंदर जिनको बिल्कुल बेसोरो सामानी के आलम में, उस वक्त बरसात भी अपने जोरों पर थी और उन्हें वो घर खाली करने पड़े और उनके मकानात टूटे। उसके अलावा एक और मकान वहां करीब में था, 2 और थे। इसी तरह हर जगह ये हुआ कि डेमोलिशन का एक ड्राइव शुरू हो गया और बिल्कुल यूपी की याद आने लगी कि यूपी के बुलडोजर यहाँ याद आने लगे ओखला के अंदर कि यहाँ भी वही सूरत हाल
बनाई जा रही है कि जरा सी फॉल्स ग्राउंड पर लोग कोर्ट जाते हैं और वहां से स्टे ले आते हैं और डेमोलिशन के ऑर्डर्स ले आते हैं। तो उसमें हमने उनसे कहा कि इसके खिलाफ एक इंक्वायरी आप बिठाइए ताकि ये मालूम हो कि जो पब्लिक लिटिगेशन में जो लोग आते हैं उनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है, आया वो पब्लिक के इंटरेस्ट में आते हैं या एक्सटॉर्शन के एक्सटॉर्शनिस्ट हैं जो एक्सटॉर्शन करते हैं, बिल्डिंग जब बनती है उनसे वसूलियां भी करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ये बीमारी है और मैं तो इससे सब खिलाफ हूँ और मैं इस पे इंक्वायरी भी कराऊंगा और देखते हैं कैसे हो रहा है, क्योंकि मुझे तो ये भी नॉलेज में आया है कि लिटिगेशन डालते हैं पीआईएल और वहां जाकर कोर्ट से वापस करके भी समझौता कर लेते हैं, उसमें भी पैसे वसूल करते हैं। तो लिहाजा ये तशवीशनाक सूरत हाल उनके सामने रखी तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं सख्त एक्शन लूंगा और कोई एजेंसीज वगैरह अगर कोई डिमोलिशन करती है तो मुझे बताइए, मैं उसकी पूरी इंक्वायरी कराऊंगा कि किस वजह से कर रहे हैं, किस वजह से हो रही है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब होती है तो हमारे लिए थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, लेकिन कोर्ट के बाहर अगर एजेंसी आप समझते हैं कि कहीं पर कोई ज्यादती हो रही है तो मुझे मेरी नॉलेज में लाइए, बात करें। तो ये हमने उनके सामने रखा है। उसके अलावा हमने इलाके की सूरत हाल को भी रखा कि हमारा इलाका जामिया नगर इतना वर्स्ट इसकी कंडीशंस हैं पिछले काफी सालों से कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर उबल रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फेल है और कंजेस्टेड है, जाम लगता है बहुत बड़े पैमाने पर, कई कई घंटे। ओखला है तो कब्रिस्तान के सामने से निकलकर जो लोग आते हैं कई कई घंटे का जाम लग जाता है कभी कभी। तो उनका ये सूरत हाल है, इसको भी देखना पड़ेगा और देखेंगे। और इसमें हम कोशिश, मैंने हमसे कहा आप आइए और इलाके का भी दौरा कीजिए ताकि आपको ऑन ग्राउंड पे आके भी पता चले कि वहाँ की क्या सूरत हाल है, किस तरह से बेसिक कम्युनिटीज का फुकदान है और लोग परेशान हैं वहां पर और काफी सालों से परेशान है कि एक दो दिन की बात नहीं कि बरसात में पानी भर गया, वो तो मुस्तकिल सालों साल पानी भरा रहता है, सीवर उबलते रहते हैं और लोगों के घरों में पानी जा रहा है जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, उन्हें रहना मुश्किल है। तो उसको उन्होंने काफी सीरियसली देखा समझा। आसिफ साहब थे जो आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट हैं और मैं था, दो लोगों को उन्होंने कहा था कि आप आ जाइए, तो हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी को, अपनी सारी चीजें रखी वहां पर और जो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की हमने बात की। एक हमने बहुत अहम मसला ये उठाया कि यहाँ पर जो कट ऑफ डेट है दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी की वो 2014 है। 2014 के बाद तो बहुत ज्यादा आबादी बढ़ गई और अभी हाई कोर्ट ने एक एमसीडी से कहा भी है कि आप सर्वे करके बताइए कि दिल्ली के अंदर कितनी आबादी बढ़ी है 2014 के बाद, क्या कंस्ट्रक्शन हुए। तो अखबारों में जिस तरह की खबर आई है अगर वो सच है तो 10 लाख के करीब कंस्ट्रक्शन हुए हैं और 10 लाख की आबादी है। तो हमने कहा सर इसको भी कट ऑफ डेट को बढ़ाइए और 2024 तक इसे, जुलाई 2024 तक इसे कर दीजिए, कराइए इसे पॉलिसी डिसीजन लेकर, ताकि ये जो तलवार हर वक्त लटकी रहती है और ये जो पीआईएल वगैरह लोग डालते हैं अनऑथराइज कह के, इसका भी एक परमानेंट हल निकल सकता है ये कि अगर आप कट ऑफ डेट बढ़ा देंगे कंस्ट्रक्शन की तो मुझे लगता है कोर्ट भी सोचेगा कि कंस्ट्रक्शन जो हो रहे हैं वो 2024 से पहले के हैं, 2024 के बाद के वाले नहीं है, 2014 के बाद के हैं और 2024 के बीच में है। जो हम समझते हैं जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी कि ये किसी का जाती मामला नहीं है, जात से ऊपर उठकर इसको एक अवामी इशू बनाना चाहिए और बनना चाहिए और आप हजरात से इसकी मदद चाहिए हमें कि आप इसको अवामी इशू बने और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ बने। अभी असेंबली इलेक्शन भी आने वाला है और उसके हिसाब से भी लोग कह रहे हैं कि ये इस चक्कर में भी ये इंतशार को बढ़ाया जा रहा है। देखिए अब ये तो कहने की बात है कि जी इलेक्शन में तो वो भी तो इलेक्शन के टाइम पे ही आके सब चीजें करते हैं। इलेक्शन तो मेन चीज तो इलेक्शन होता है, लेकिन ये तो लोग अब परेशान हो गए पूरी तरीके से। आपने देखा होगा इस पिछले महीने में हजारों बिल्डिंगों का डेमोलिशन हो गया, नेता हो या कोई भी हो सब अनऑथराइज, ये पूरा ओखला नेता अनऑथराइज नहीं रहे, नेताओं ने एक्रोचमेंट नहीं कर रखा। बताओ किस नेता ने एक्रोचमेंट नहीं कर रखा? एक भी नेता का नाम बता दो कि वो बहुत पाक साफ है। रास्ता क्या है आगे का? रास्ता ये है, जो ये बिल्डिंग एक बड़ा इशू बार बार आता है कि जी हाइट ओवर हाइट जा रही है, इसके लिए जिस तरीके से इसका रास्ता ये नहीं कि आप केस डालो, अगर केस वाकई हाइट रिक्वायरमेंट के लिए डाल लो तो वहां तक भी समझ आता, पैसे लेके फिर उसको डील कर लेते हो, फिर पैसा बीच में कहां से आता। इसका हल ये है कि कमेटी बने, इसमें जो इलेक्टेड नुमाइंदे वो आ गया है, एक पैमाना तय किया जाए कि 5 मंजिल से ज्यादा या 4 मंजिल, जो भी गवर्नमेंट का पैमाना है कि इससे ज्यादा नहीं बनेगी, सब लोग तैयार साथ हो जाएंगे, सब लोग तैयार। बिरदर इरफान खान साहब और हमारे डॉक्टर नूरुल इस्लाम साहब की गुफ्तगू से पूरी बात अब तक सामने आ चुकी है। दो बातें मेरे पेश नजर हैं। एक बात जिसका मेमोरेंडम में सबसे पहले जिक्र है वो इशू ये है कि
2014 तक की जो कंस्ट्रक्शन है वो लीगल करार दिया गया है, वो लीगल है। 2014 के बाद की जो कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल है, जो इलीगल तरीके से बने। अब इशू ये है कि अगर एलजी साहब से मुलाकात करके या होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करके ये सब कुछ अगर प्रेशर बनाकर और एक बातचीत के जरिए से अगर ये मसला हल हो जाए कि ये हमारा जुलाई 24 तक का लीगल हो जाए कंस्ट्रक्शन जो लीगल था, तो पूरी दिल्ली के लिए ये बहुत अमन की बात होगी। इससे बड़ी खुशी और मसरत की बात दिल्ली वासियों के लिए नहीं हो सकती। तो हमारी प्रायोरिटी में ये है, हमारी तरजीहात में ये बात शामिल है हमारी कोशिशों की कि किसी तरह से ये 10 साल में जो कंस्ट्रक्शन हुआ है ये लीगल हो जाए, ये लीगल करार पा जाए, सरकार इसको लीगल कर दे। अभी हम देख रहे हैं ये तो हमारा जामिया नगर का इशू है, लेकिन हमारे जो हम सब मेंबर हैं, हम सब लोग दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी को भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अभी भलसवा डेयरी में जो डिमोलिशन चल रहा है या जिसके तलवार लटकी है, रोज डिमोलिशन की बात आ रही है, 4000 से ज्यादा मकान वहां गिराए जाने, ये अफरा तफरी का माहौल है। दिल्ली के और इलाके ऐसे हैं जहां पर डिमोलिशन बिल्कुल उनके सर पर एक तलवार की तरह लटका हुआ है। तो ये और दिल्ली के मुसलमान बिलखुसूस जामिया नगर के मुसलमानों को, जामिया नगर के लोगों को अपना एक आइडियल और एक तालीम याफ्ता और एक पढ़ा लिखे लोग या इस तौर पे कि भाई ये लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो शायद हमारे लिए कोई भले की बात होगी। तो ये हमारे लिए मसरत की बात है, खुशी की बात है कि जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इस सिलसिले में लीड किया है और ये कोशिश की है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस कोशिश में कामयाबी मिलेगी। दूसरी बात जो इस मेमोरेंडम में नहीं आ सकी और हमारे यहाँ डिस्कशन और डिबेट का मौजू रही है और इससे पहले जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी के शीला जी से बातचीत भी हुई है, वो ये है कि इसको लीगलाइज किया जाए और लीगलाइज करने में जो लो कॉस्ट रेवेन्यू है, इसको कच्ची कॉलोनियों का जो कॉस्ट है उसको गरीबों को सामने रखते हुए, कम आमदनी के लोगों को सामने रखते हुए वो कॉस्ट उनसे वसूल करके इसे ऑथराइज कर दिया। ये दो मेजर कोशिशें हमारी कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में, बिल्डिंग के सिलसिले में, दिल्ली वासियों के सिलसिले में, ये हमारी बहुत खास है। शुक्रिया। जो अथॉरिटीज होती हैं जिनके हाथ में तमाम एजेंसीज हैं, अगर वो एक्शन लेंगी तो ज़रूर उसका समाधान निकलेगा और उम्मीद है कि इरफान साहब जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के जिम्मेदार हैं वो 2007 से उन्होंने जिन जिन इक़दामात पे काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको कामयाबी कोऑर्डिनेशन कमेटी को दी है, चाहे वो लो फ्लोर बसेस हों या आपकी ये मेट्रो का यहाँ का मामला हो, तो इस तरह से या जामिया नगर में जो थाने पे आग लगी थी उसके बाद 40-42 लोगों की FIR हुई और ड्रॉ हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो खुलूस के साथ जो इक़दाम किए जाते हैं उसका सॉल्यूशन निकलता है और उम्मीद है पहले भी 350 मीटर तक जो डेमोलिशन का ऑर्डर था यहाँ जमुना से, उस पर भी जब हम लोग LG से मिले थे उस वक्त तेजन खन्ना साहब ने उसी वक्त ऑर्डर किया था, जब हमने कहा कि आप गवर्नमेंट के अगर रूल्स के एतबार से आप तोड़ना चाहते हैं मुल्क के डेवलपमेंट के लिए तो यकीनन आप हमारे मकान तोड़ दें, लेकिन आप अगर पिक एंड चूज करेंगे ये मुनासिब नहीं है। अगर आप समझते हैं कि यमुना नदी का किनारा इतना छूटना चाहिए तो आप अक्षरधाम से शुरू कीजिए और आप जामिया नगर में जितना भी इलाका आता है उसे तोड़ दिए, हमें कोई इतराज नहीं होगा। तो उस वक्त तेजन खन्ना साहब की अकल में आ गया और उन्होंने उसी वक्त चीफ इंजीनियर को फोन किया कि जो डेमोलिशन होना है उसे रोक दीजिए और इसका फैसला हम बाद में करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से बाद वो टूटा नहीं, जो 300 मीटर का था उसमें आधा शाहीन बाग और अबुल फजल बटल हाउस जा रहा था। तो उम्मीद है कि जो ये इक़दाम किया गया है इससे भी इंशाअल्लाह सॉल्यूशन निकलेगा और जो महफूज होंगे लोगों के मकानात। लेकिन दो तरफा मामला है, एक तरफ जो लोग हमारे यहाँ इमारतें बना रहे हैं उन लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, एक तो हम अनथराइज इलाके में रह रहे हैं, अनथराइज में भी आप अनथराइज बिल्डिंग की तामीर कर रहे हैं 6-7 मंजिल, आप जो 4-4 फुट के जो है छज्जे निकाल रहे हैं जिससे रास्ते पूरे तंग हो रहे हैं। आप फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं आ सकती यहाँ पे, अगर आग लग जाए, खुदा न खास्ता जलजला आ जाए तो आपकी बिल्डिंगों में खुदा न खास्ता जो है कितनी तबाही होगी इस इलाके में। क्योंकि मैंने 1992 में एक नर्सिंग होम बनाना चाह रहा था मैं शाहीन बाग में, उस वक्त मऊ खान से मैंने इस सिलसिले में मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि हमने इसका सर्वे किया था और इसकी सॉइल कैपेसिटी 0 है, गवर्नमेंट यहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं ला सकती है, आप क्यों यहाँ बना रहे हैं।
तो जिस जमीन की सॉइल कैपेसिटी जीरो हो वहां पे 7 मंजिल 8 मंजिल मकान बनेंगे तो खुदा न खास्ता कभी भी कोई डिजास्टर हो सकता है। तो बेसमेंट भी और उसके साथ बेसमेंट भी बन रहे हैं। तो ये बात तय करनी चाहिए सिविल सोसाइटीज को, यहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स को, और यहाँ के जो लोग भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं उनको बैठकर तय करना चाहिए कि गवर्नमेंट अगर 4 फ्लोर बनाने की इजाजत देती है तो सिर्फ 4 ही फ्लोर बनने चाहिए और गली में छज्जे नहीं निकलने चाहिए। यहाँ तो मामला ये है कि आप 7 फ्लोर 6 फ्लोर बनाते हैं, उसके बाद 4 फ्लोर के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल का मामला होता है, आप झूठे मीटर बिल लगवाते हैं नीचे के नाम पे। उसके अलावा नीचे आप शॉपिंग सेंटर खोलते हैं और इसे दिखाते हैं कि ये कार पार्किंग है और उनको वो शॉपिंग सेंटर को बेच देते हैं, बाद में वो कार पार्किंग खत्म हो जाती है। तो हालात दो तरफा हैं, हमें दोनों तरफ से इस पर गौर करना चाहिए। इलाके की फलाह व बहबूद तभी हो सकती है कि तमाम लोग आपस में मिल करके इस इलाके की भलाई के लिए सोचें, न कि अपनी इकोनॉमी के। हालात ये है कि हम इस निफाक के दौर में इतने मुनाफिक हो गए हैं कि सिर्फ हम सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपनी भलाई के लिए सिर्फ सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि पड़ोसी के क्या हुकूक हैं, कम्युनिटी के क्या हुकूक हैं और हमारे माशरे के क्या हुकूक हैं। हम उम्मत वस्त बनाकर भेजे गए थे, लेकिन हमारे हालात तो ऐसे हैं कि हम यहूदियों से भी बदतर हालात हमारे हो रहे हैं कि हम जिस हालात पे चल रहे हैं, ईमान तो हमने खो ही दिया है और अपना कैरेक्टर भी खोते चले जा रहे हैं।